फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर एसजीसी ग्रुप ऑफ कॉलेजेज। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो बीएससी का नया सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, उसके पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था। आज उसी में हम लोग अपने सिलेबस के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसका सेल के बारे में इंट्रो होगा हम लोगों का। सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है। जो सिलेबस हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों का सिलेबस तो स्टार्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोगों को सेल के बेसिक आइडियाज़ होना चाहिए। तो उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सेल, जो कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सेल क्या होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है, हम लोगों को ये पता है कि एवरी सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेल के द्वारा होता है। जैसे हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन होता है, जो उसकी बॉडी बनती है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, एक सेल से होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। इस सेल को, इसका फॉर्मेशन, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सेल हमारा, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, यानी सबसे पहले जो फीमेल है वो क्या बनाएगी, ओवम का फॉर्मेशन करेगी, यानी फीमेल जो है ओवा का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह से जो मेल है वो क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है। एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ठीक है, अब इसी जाइगोट से ही यहाँ पर ये ओवा है, ओवम। ठीक है, और ये क्या है, ओवम। यहाँ से इसको हम लोग हटा लें। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ओवम हो गया, और ये स्पर्म हो गया। तो बना क्या, सिंगल सेल। क्या बना, सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ, और इस सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट। इसको जाइगोट कहते हैं। अब इसी जाइगोट के अंदर वापस क्या होता है, क्लीवेज होता है। इसी में क्लीवेज होगा, और इस क्लीवेज के द्वारा ये क्या बनेगा, यानी इसमें इसकी जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, उसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से होती है। उसी में डिवीजन होगा, तो डिवीजन के द्वारा अनेक सेल बनेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके बेसिस पर आगे हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने तरह के होते हैं। उसमें कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कोई भी लेवल हो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यानी बेसिक लेवल से सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कहाँ से हो गया, सेल हो गया। अब इस सेल से यही जो सेल्स हैं, यानी जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स,
ग्रुप ऑफ सेल्स, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहा जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग सेम हो, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये फॉर्मेशन किसका करेंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो टिश्यू हैं, जब आपस में कई सारे टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो ये फॉर्मेशन किसका करेंगे, ऑर्गन का करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाएंगे तो ये फॉर्मेशन करेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और ये सारे के सारे यानी जब यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो आपस में फॉर्मेशन किसका करते हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यानी स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होता है, एक सिंगल सेल यानी जाइगोट से होता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से हम लोगों का, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसी में हम लोग देखेंगे आगे, चलिए इसी में आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। चलिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमारा जो पहला यूनिट ही है, यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, साइटोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। साइटोलॉजी में क्या है, जिसमें साइटोलॉजी क्या है, ब्रांच का वह, यह है बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंदर सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब का स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो सेल का हम लोगों ने पढ़ा। तो दूसरा हम लोगों का जो मेन टॉपिक आता है, इसमें आएगा डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, चलिए ये हमारा है। चलिए ये डेफिनेशन भी लिखा है, डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है, चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, हाँ ठीक है। देखिए सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ऑल लिविंग बीइंग्स ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वयं में ही एग्जिस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये परफॉर्मिंग ऑल लाइफ एक्टिविटी, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं जीवन को यानी लाइफ के लिए, वो सारे के सारे को कौन परफॉर्म करता है, ये हमारा करता है कौन, एनी सेल करता है। सेकंड नंबर पे आता है क्या, एनी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो डिस्कवरी के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे अच्छा जो नाम आता है इसके डिस्कवरी के बारे में, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कब 1665 में क्या किया, इन्होंने ये स्टडी कर रहे थे एक कॉर्क सेल को लेकर की। कॉर्क सेल क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, कॉर्क का पीस होता है। ये कॉर्क सेल था। कॉर्क सेल को ये इनका स्वयं का एक डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था जो बहुत कम लाइट मैग्निफिकेशन पावर का था। उसमें इन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क का सेल है उसका एक स्लाइड किए, उसको स्लाइड काटे, और इस स्लाइड के अंदर इन्हें क्या दिखा कि बहुत सारे हालो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते थे। जिस तरह से हनी कॉम्ब होता है, इस तरह से इन्हें बहुत सारे हालो स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए उसके अंदर। ये हनी कॉम्ब जैसा, हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा इन्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। उस दौरान इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो हालो स्ट्रक्चर है यही क्या है, सेला है। सेला यानी हालो स्ट्रक्चर। सेला का मतलब क्या है, हालो स्ट्रक्चर। सेला
या इसका मीन्स क्या होता है, हालो स्ट्रक्चर। तो इस हालो स्ट्रक्चर को ही इन्होंने क्या कहा कि यही जो है क्या है, एक हालो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही सेल है। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आता है कि ये इन्होंने किस तरह के सेल में देखा। तो इन्होंने जो देखा था, किस में देखा था, नॉन लिविंग सेल के अंदर देखा था, क्योंकि कॉर्क था, कॉर्क तो वो क्या होता है, नॉन लिविंग ही है। तो ये इन्होंने किस में डिस्कवर किया था, तो नॉन लिविंग सेल के अंदर देखा था, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सेल के अंदर इन्होंने डिस्कवरी किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिसको हम लोग लीवेनहॉक के नाम से जानते हैं। लीवेनहॉक ने लीवेनहॉक ये लीवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया, ये इनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा हाई मैग्निफिकेशन पावर का था, और इन्होंने प्लांट के अंदर जब इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल के अंदर देखा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिविंग सेल के अंदर देखा। तो क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल के अंदर सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था या डिस्कवर किया था सेल को, तो वो किसने किया था, ये किए थे लीवेनहॉक ने। ठीक है, नॉन लिविंग सेल के अंदर किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग सेल थ्योरी पर। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, सेल थ्योरी। चलिए सेल थ्योरी में हम लोग देखेंगे, चलिए सेल थ्योरी, चलिए अब ये सेल थ्योरी कब दिया, किसने दिया, तो ये हम लोगों ने देखा कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट कौन, स्लाइडेन। ये जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं स्लाइडेन, इन्होंने क्या किया 1883 में, कब 1883 में, कौन, ये जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, ये प्लांट सेल के अंदर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर स्टडी कर रहे थे, उस दौरान इन्हें क्या मिला, इन्होंने बताया कि जो सेल थ्योरी है, इसके अलावा दूसरे जो साइंटिस्ट थे ये जोलॉजिस्ट थे, ये भी जर्मन के ही थे, लेकिन ये क्या थे, जोलॉजिस्ट। ये क्या थे, एक जोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने कब डिस्कवरी किया, इन्होंने एक साल बाद लगभग यानी 1839 में। ठीक है, यहां पर इन्होंने डिस्कवरी किया, और इन्होंने बताया ये जो सेल थ्योरी है ये कहता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल ये इन्होंने बताया कि जो एवरी सेल होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय, इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग organism all living organisms are formed of कर लेते हैं, formed of cell or cell product। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सेल के बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। ऐसा किसने कहा था, ऐसा सेल थ्योरी ने कहा था।
और ये सेल थ्योरी दिया किसने था? ये सेल थ्योरी दिया था कंबाइंड, यानी दोनों लोग ज्वाइंट रूप से दिए थे, यानी स्लाइडेन और स्वान दोनों लोगों ने दिया था। लेकिन यह थ्योरी फेल हो जाती है कहां पर? ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो प्री यानी जो नए सेल बनते हैं, दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल या फेल, ये नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन, यह जो थ्योरी है एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो वन सेल कैसे बनते हैं, सेल आर प्रोड्यूस, हाउ सेल्स, या ऐसे कर लें हाउ हाउ न्यू सेल आर अराइजेज, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड तो ये थ्योरी यहां पर फेल हो जाती है कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो नए सेल बनते हैं वो ओरिजिनेट कहां से होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा सेल एक थ्योरी आया, चलिए इसके बाद सेकेंड थ्योरी आया सेल लीनिएज थ्योरी। सेल सेल लीनिएज थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी, या मैं इसको दूसरे पेज पे ले लूं, चलिए यस, ये है रोडोल्फ बर्चाउ का, क्या है ये? सेल लीनिएज थ्योरी। ये सेल लीनिएज थ्योरी जो है दूसरा थ्योरी आया, इसके कुछ पोस्टुलेट हैं। ये बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता सॉरी जो नए सेल ओरिजिनेट होते हैं वह प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा होते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया, इन्होंने बताया, कहाँ गया वो, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। इन्होंने एक टर्म इसको लिए यूज किया, ओमनिस ओमनिस सेलुला सेलुली ई सेलुला। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उन्हीं से नए सेल का ओरिजिन होता है। यानी ओमनिस का क्या मतलब होता है? यहां पर ओमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग, और सेलुला का मतलब क्या होता है? सेल। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो नए सेल का ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? पहले से उपस्थित जो सेल होते हैं उन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं। चलिए आगे इसी में दूसरा इनका जो पोस्टुलेट था, सेकेंड पोस्टुलेट, इसमें ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ माइन्यूट सेल, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के द्वारा बने होते हैं, और या तो फिर उनके प्रोडक्ट के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, ये दो बार हो गया, ये दो बार नहीं है, एक बार है। ठीक है, जिसको फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इतना ही है।
खाली है, ब्लैंक। चलिए यहाँ पर भी कुछ सेल के इसके एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। जैसे सेल थ्योरी क्या कहता है, सेल थ्योरी कहता है कि जो नए सेल का ओरिजिनेट हुआ है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका फॉर्मेशन किससे होता है, उनका फॉर्मेशन होता है सेल के द्वारा। जबकि बैक्टीरिया में क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, ये तो नॉन लिविंग होते हैं। जब तक ये सेल के बाहर हैं तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं। तो ये क्या होता है, इनके अंदर सेल जैसी कोई संरचना ही होती ही नहीं है इनके अंदर, यानी सेल ना तो सेल होता है, सेल भी नहीं होता है इनके अंदर, कोई प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है। तो अगर इसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, सेल ही नहीं है, सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसे हम कैसे मान लें कि यह सेल है। तो सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, वायरस एक सेल थ्योरी का अपवाद है। जब तक वायरस सेल बॉडी के बाहर है ये नॉन लिविंग की तरह से बिहेव करता है, जब ये सेल बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये सेल की तरह से बिहेव करने लगता है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए अगला हम इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप ऑफ सेल्स। चलिए यहां पर हम लोग टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे। चलिए अब अगर हम लोग इसी में नंबर की बात कर लेते हैं, इसमें नंबर कितने होते हैं, क्या होते हैं, इन सारी चीजों को ठीक है। चलिए यहाँ पर टाइप की बात करने से पहले अगर हम लोग इसके थोड़ा सा शेप, साइज और नंबर की बात कर लें तो इसका शेप कैसा होता है सेल का, तो सेल इसका जो शेप होगा, शेप कैसा होता है, तो जो शेप होता है सेल का वो क्या करता है, वेरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज के अंदर ये वेरी करता है, स्पेसीज टू स्पेसीज, या सेम स्पेसीज में भी अलग अलग उसके फंक्शन के आधार पर, यानी ये फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के बेसिस पर ये सेल जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यानी अगर हम लोग एक मैमेलियन आरबीसी की बात करें, यहां से एक मैमेलियन आरबीसी की बात करेंगे तो उसका काम क्या होता है, वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, वो जो है ऑक्सीजन या गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखेंगे वो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, सॉरी बाई कॉन्केव होता है। बाई कॉन्केव होने का मतलब इसमें सरफेस एरिया इसकी बढ़ेगी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगी हीमोग्लोबिन को कैरी करने की क्षमता बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा। तो ठीक है, इस तरह से इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये राउंडेड भी होते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, या हम लोग इसे कई बार देखते हैं ये न्यूरॉन्स यानी कि पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूरॉन का क्या काम होता है, जनरली ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कंडक्ट करते हैं, तो इसके बेसिस पर इनका शेप भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से अगर सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, तो इसका जो शेप है वो एक सेम ऑर्गेनिज्म के उनके फंक्शन के आधार पर उनके वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम इसके नंबर की बात करेंगे, चलिए इसमें बात कर लेते हैं नंबर की, या मैं साइज की बात कर लूं, साइज, इसकी साइज भी होती है क्या, ये भी वेरी करती है अलग अलग स्पेसीज के अंदर, ठीक है। तो साइज अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो साइज है वो वेरी करता है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट सेल
स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, पीपीएलओ से लेकर के यानी लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल क्या होता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट सेल होता है। यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है? तो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें हमारे बॉडी के अंदर यानी इन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है? तो नर्व सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी में थोड़ा सा इसके नंबर के बेसिस पर आगे चलिए आगे हम लोग इसके नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो नंबर के बेसिस पर यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। टाइम हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सेल होते हैं नंबर के बेसिस पर इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग कैटेगरी में। कुछ एनिमल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी है वह एक ही सेल का बना होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है? सिंगल सेल की बनी होती है, यानी सिंगल सेल की बनी होगी। तो जब उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे? यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखेंगे जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, एटीसी। ये सब कैसे होते हैं? ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा जो सेल होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरे सेकेंड टाइप की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड होते हैं ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी यानी डिफरेंट या मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी अनेकों सेल से मिलकर के बनी होती है, यानी मोर देन 2 सेल से अगर इनकी बॉडी बनी होगी, मोर देन, ठीक है। अगर इनमें मोर सेल्स के बने होंगे इनके बॉडी सेल्स, तो इन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे एनिमल सेल हो गया, यानी मोस्ट, जैसे हम लोग हैं मोस्ट एनिमल, या हम लोग हायर एनिमल कर लें, चलो ठीक है, हायर एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप की बात। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए इस पे नहीं,
चलिए इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा जो बेसिस है हमारे सेल को डिवाइड करने का, पहले तो बेसिस था कि उनके कितने नंबर से बने हुए हैं, उनके बेसिस पर हम लोगों ने सेल को डिवाइड किया कि वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो बेसिस है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंसी या एब्सेंसी के बेसिस पर सेल को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जो हमारे पास सेल होते हैं इनको हम लोग दो भागों में अलग से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स, चलिए यूकैरियोटिक सेल्स अगर प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो इनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो इसके जो सेल जेनेटिक मटेरियल है पूरे साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पर एक बैक्टीरिया सेल ले रहे हैं, इसमें एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, प्रोकैरियोट्स का। चलिए ये एक प्रोकैरियोट का डायग्राम आपके सामने है, हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं। चलिए इस बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि इसमें बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे बाहरी जो इसका आवरण होता है, यहां पर देखेंगे सबसे आउटर, तो इसमें एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ये हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं इसे, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, अब उसके अंदर जाएंगे, ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ब्लू कलर, यानी मैं इसको यहां से दिखाऊं, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा सेल वॉल, ठीक है। अब उससे भी अंदर जाएंगे, सेल वॉल हो गया। और सेल वॉल के ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो इसका साइटोप्लाज्म आपको ये दिख रहा है, ये इसका है जेनेटिक मटेरियल, यानी इसका डीएनए है, इसका क्या है, डीएनए है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये एक लॉन्ग फ्लैजिला दिख रहा है, फ्लैजिलम, ठीक है। इस फ्लैजिला के अलावा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं फ्लैजिला जैसे, जिसको हम लोग पिलाई बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पिलाई, इसे क्या बोला जाता है, पिलाई बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स जो हमारा है, ग्लाइकोकैलिक्स का क्या क्या काम होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखते हैं। यहां पर हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स को अगर एक्सप्लेन करेंगे, चलिए ग्लाइकोकैलिक्स में ये दो तरह का होता है, ग्लाइकोकैलिक्स दो कंपोनेंट से बना हो सकता है। यहां पर फर्स्ट यहां पर देखेंगे स्लाइम लेयर होता है या कैप्सूल
एंड सेकेंड देखेंगे स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के हो सकते हैं। जो ये कैप्सूल होता है ये टफ होता है, ये टफ होता है। टफ के साथ साथ इसमें देखेंगे ये टफ होता है और इसमें ये बना होता है पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकन का। ये बना होता है पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड प्लस पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का। टाइम ज्यादा हो गया, चलिए ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। इसी तरह से जो स्लाइम लेयर होता है ये कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है यानी म्यूकस लेयर होता है, इनमें म्यूकस का कुछ मात्रा पाया जाता है। और ये जो स्लाइम लेयर है इसका फंक्शन होता है जनरली इनको कॉलोनी फॉर्मेशन में, कॉलोनी फॉर्मेशन में, ठीक है। और इसके अलावा ये तीनों जो लेयर हैं ये क्या होते हैं, सबसे आउटर होते हैं और ये प्रोटेक्टिव होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, ठीक है। इसके जो डीएनए होते हैं कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर के साथ साथ ये अगर देखेंगे तो ये इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, तो ये साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। और ये छोटे छोटे इसमें राइबोसोम्स वगैरह भी दिख रहे हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम जो सी कितने 70S के होते हैं, 70S टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पिलाई क्या बोले, पिलाई के जो काम होता है ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला क्या करता है, इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडी भी पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो हेल्प कहाँ पर, ये बायोटेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में इसका हेल्प होता है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इसमें जो बचा हुआ पार्ट है इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आगे हम लोग प्रोकैरियोट को थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली अपना मेन जो टॉपिक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को।